हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंदु सांगवान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं हरियाणा टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए। आज की हमारी क्लास रहने वाली है एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। टॉपिक इसमें हम करेंगे सोयल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। तो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सोयल पोल्यूशन से, मृदा प्रदूषण से। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी, यानी कि मिट्टी का प्रदूषित हो जाना क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण। वो मिट्टी है जो कैसे प्रदूषित होती है कि मिट्टी में कुछ ऐसे हानिकारक तत्वों का, हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जो कि उसमें नहीं मिलने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण। हानिकारक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि कीटनाशक हैं, इसमें ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा है ना, कीटनाशक से मिट्टी प्रदूषित होती है। और इसमें हमारे जो केमिकल्स हैं, छोटी मोटी धातुएं हैं, जो उनके टुकड़े रह जाते हैं, उनकी वजह से भी क्या होती है? हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर और पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी सबके लिए हानिकारक होती है। तो चलिए देखते हैं सोयल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण हानिकारक पदार्थों जैसे रसायन, भारी धातुओं, कीटनाशक और जो रेडियोधर्मी सामग्री है, इन चीज़ों के मिट्टी में मिल जाने से क्या हो जाता है? मृदा प्रदूषण हो जाता है, जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य, पौधे और पशु जीवन सामग्री और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसमें क्या आता है? औद्योगिक अपशिष्ट निपटान, कृषि पद्धति, खनन और रसायन और उर्वरकों के अनुचित उपयोग से, यानी कि जितना हम उसको डालना चाहिए उतना न डालकर उससे ज़्यादा यदि यूज़ करते हैं तो क्या होता है? इस प्रकार की जो मानव की गतिविधियां हैं उनके कारण हमारी जो मृदा है वो प्रदूषित होती है। अब इसमें हमारे नेक्स्ट आते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं? मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? सोर्सेज ऑफ सोयल पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ सोयल पोल्यूशन, इनमें ये फिर से वही बात है कि ये हमारे दो तरह से हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं और मानव निर्मित, दो कारणों से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इसमें क्या आता है? उद्योगों में क्या होता है? जो खनन है, किसी प्रकार की खुदाई वहाँ पर होती है, रासायनिक उत्पादन होता है, कोई केमिकल हैं वो रिलीज़ होते हैं, बहुत सारे अपशिष्ट होता है, उद्योगों का जो अपशिष्ट निकलता है वो क्या होता है? मिट्टी में मिलता है और मिट्टी को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। नेक्स्ट इसमें आता है कृषि गतिविधियाँ। कृषि गतिविधियों में सबसे ज़्यादा क्या आएगा? जो हम खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, शाकनाशी होते हैं, उर्वरकों के ऐसे उपयोग जो कि हानिकारक उर्वरक होते हैं, वो क्या करते हैं? बार बार वो मिट्टी में हम डालते हैं तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको कम कर देते हैं और हमारी मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। इसी तरह से उसमें रसायनों का भी कुछ यूज़ किया जाता है अपनी फसल को जो ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इस तरह के जो काम किए जाते हैं उनसे क्या होती है? मिट्टी हमारी है जो प्रदूषित होती है। नेक्स्ट इसमें आता है लैंडफिल। इसमें क्या होता है? जब खतरनाक कचरा मिट्टी और भूजल में रिसता है, यानी कि जो कचरा है वो भूजल में, यानी कि पृथ्वी में जो नीचे जल है उसमें चला जाता है, तो गलत तरीके से प्रबंधित लैंडफिल मिट्टी के प्रदूषण का कारण बन जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नगरीकरण, शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? शहरीकरण से जो बड़ी बड़ी धातुएं हैं, हाइड्रोकार्बन है और जो कीटनाशक हैं, इनको छोड़ने वाली जो वाहन हैं, बड़ी इमारतें हैं, तो इस तरह से ये क्या करते हैं? मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें फिर से वही तेल और गैस गतिविधियाँ जो होती हैं वो आ जाती हैं। कई बार जो तेल है और गैस है वो भी क्या करते हैं? मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। उत्पादन और परिवहन से रिसाव हो सकता है। इसमें तेल और गैस को जब हम कहीं पर उनको परिवहन में ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होता है? कई बार वो रिस जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, उनसे क्या होती है? मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें परमाणु गतिविधियाँ। इनकी वजह से भी कई बार होता है, कई बार परमाणु विस्फोट हो जाते हैं, या परमाणु हथियारों का जब हम परीक्षण कर रहे होते हैं उस दौरान बहुत सारी जो हमारी मिट्टी है वो रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से प्रदूषित हो जाती है, जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक कारण। कई बार इसमें नेचुरल जो रीज़न है ये भी रहते हैं। क्या होता है कि जंगल में कई बार आग लग जाती है तो उससे भी क्या है? हमारी जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। इस तरीके से ये भी एक उसमें कारण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो वो भी इसके लिए कारण रहता है मृदा को प्रदूषित करने का।
नेक्स्ट, अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो कुल मिलाकर मृदा प्रदूषण है उसके पर्यावरण पर और हमारे स्वास्थ्य पर और वन्य जीवन पर बहुत गंभीर इसके असर हमारे ऊपर पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। सॉइल पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट हैं हमारे स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, जो वन्य जीव हैं उन सभी पर इसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आता है हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति मृदा प्रदूषण की वजह से क्या होती है, कम हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। मृदा प्रदूषण मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पौधों की वृद्धि के लिए भी ये पोषक तत्वों की उपलब्धि को कम करता है और जिससे क्या होता है, जो हमारी फसल है वो कम उपजाऊ होती है और उसकी पैदावार भी जो है कम होती है। नेक्स्ट आता है भूजल का संदूषण। जो पृथ्वी के जो नीचे जल उपलब्ध है वो भी मृदा प्रदूषण की वजह से क्या होता है, प्रदूषित होता है। प्रदूषित मिट्टी भूजल में जहरीले रसायनों को छोड़ सकती है। मतलब कहने का कि जो हमारे पृथ्वी के नीचे जितना भी जल है उसमें क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर वाली जो मिट्टी है यदि वो प्रदूषित हो रखी होगी तो वो जल है जो नीचे जाएगा रिस के, और जो नीचे वाले जल को भी वो क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा, जिससे क्या होगा, मनुष्य और जानवरों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य को हमारे को जोखिम होता है, बिल्कुल होता है। दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सांस की समस्या हो सकती है और स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं और कैंसर जैसे रोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है वन्य जीवों को नुकसान। वन्य जीवों को नुकसान होता है। मृदा प्रदूषण वन्य जीवों और अन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है जो जीवित रहने के लिए स्वास्थ्य मिट्टी पर निर्भर हैं, और यह खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को भी बाधित करती है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं वो भी इस पर होते हैं। आर्थिक प्रभाव। मृदा प्रदूषण के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें कृषि उत्पादकता में कमी हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि यदि हमारी मिट्टी प्रदूषित होगी तो वो उपजाऊ नहीं रहेगी और फसल का जो उत्पादन है वो भी कम होगा, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि हमें भोजन अच्छा, पैदावार फसल की अच्छी नहीं मिलेगी, उसमें केमिकल मिले होंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जो लागत है उसमें बढ़ोतरी होगी। अब इसको आप कह सकते हैं कि मृदा प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर, वन्य जीवों पर और पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसमें आता है कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल, मृदा प्रदूषण नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। मृदा प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है जो पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय, यानी कि जो उसको दूर कर सकें, ऐसे उपाय और उपचारात्मक कार्य के संयोजन की बहुत ज़रूरत है। अब निवारक उपाय हैं, निवारक का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, दूर करना। उसमें क्या शामिल है, सबसे पहले इसमें आता है जो हमारा कचरा है उसका निपटान अच्छे से किया जाए, कीटनाशक जो हैं, उर्वरक हैं, उनका यूज़ कम किया जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर होती हैं। खतरनाक कचरे का उचित निपटान यहाँ पर होना चाहिए, जैसे हमारे रसायन है, भारी धातुएं हैं, इन चीज़ों को मिट्टी में मिलने से बचाना चाहिए, मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कीटनाशक उर्वरकों का, जो उर्वरक हैं उनका कम यूज़ किया जाए। कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी दूषित हो सकती है, इनके उपयोग को कम करने से मृदा प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सतत कृषि पद्धतियाँ, जैसे फसल रोटेशन, फसल चक्र को चलाना, जैविक खेती स्वस्थ मिट्टी को बनाए रखने और सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों को कम करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट है औद्योगिक गतिविधियों को पर निगरानी रखनी चाहिए, यानी कि उद्योगों का जो कचरा है, अपशिष्ट है, वो मिट्टी में न मिलने पाए, इस बात का हमें ध्यान करना चाहिए और उन नियम बनाने चाहिए, नियमों को लागू भी करना चाहिए। अब ये तो इसके निवारक उपायों में शामिल थे। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं इसके रेमेडियल एक्शंस क्या हो सकते हैं, उपचारात्मक इकाइयाँ जो हैं वो इसमें क्या हो सकती हैं। सबसे पहले है मृदा का उपचार करना। मिट्टी उपचार, मिट्टी से प्रदूषकों को हटाने के लिए मिट्टी की सफाई करना, बायोरेमेडिशन और थर्मल डिसोर्सन जैसी मिट्टी उपचार तकनीकों का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें भू उपयोग प्रबंधन, यानी कि जो भूमि है वो दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, उसको दोबारा से अच्छा बनाने के लिए उसमें अच्छे अच्छे उर्वरक डाले जाएं,
गोबर की खाद इत्यादि डाल के उसको दोबारा से यूज़ करने के योग्य बनाया जाए। नेक्स्ट आता है इसमें रोकथाम। कुछ मामलों में रोकथाम में क्या आता है, दूषित मिट्टी के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के उपाय जैसे कैंपिंग है और लाइनर्स है, इनका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कानूनी परिवर्तन। कानूनी परिवर्तन में क्या आता है, सरकार के द्वारा मृदा को प्रदूषण को रोकने के लिए और प्रदूषकों को उनके कार्यों के लिए मतलब कम यूज़ किए जाएं, ऐसी चीज़ों के लिए सरकार के द्वारा नियम बनाने चाहिए और नियमों को सख्ती से लागू भी किया जाना चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके निवारक और उपचारात्मक उपायों से आप इसको प्रदूषित होने से मिट्टी को बचा सकते हैं। अब आता है हमारा सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ठोस अपशिष्ट आप जिसको कहते हैं। ठोस अपशिष्ट क्या होता है, यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक नियम बनाया गया था, जो कि जो हमारा ठोस अपशिष्ट होता है उसके लिए ये मैनेजमेंट करेगा, अच्छे तरीके से उसकी रोकथाम के लिए ये काम करेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड ये एक्ट है, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड। इसमें आता है सबसे पहले आप देखें ठोस अपशिष्ट है जो उसको क्या होता है, वो ठोस अपशिष्ट में आते हैं जो हमारी हार्ड चीज़ें हैं, सख्त जिनको आप कह सकते हैं। इसमें जैसे हमारा प्लास्टिक है, कागज़ है, लकड़ी है या फिर कोई धातु है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस में आती हैं। और जैसे कि आप इसमें घरेलू चीज़ों में देख सकते हैं, घरेलू जो ठोस अपशिष्ट में आ सकता है, जैसे हमारे नैपकिन हो गए, डायपर हो गए, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं, ठोस अपशिष्ट में आती हैं। यानी कि जो भी ये कचरा होता है, भारी धातुएं, लकड़ी, नैपकिन, डायपर इत्यादि, इनका अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए। इस कचरे को अच्छे से इसको संग्रह करके स्थानीय निकायों को भेजा जाए, अच्छे से इस पर काम किया जाए, तो ये होता है सॉलिड वेस्ट। अब इसको देखते हैं एक बार। ठोस अपशिष्ट किसी भी त्यागे गए पदार्थ या पदार्थ को संदर्भित करता है, तरल या गैस नहीं। ठीक है, इसमें क्या आता है, हमारा घरेलू कचरा आ जाता है, निर्माण मलबा, यानी कि जो हम कुछ इमारतें या घर वगैरह बनाते हैं उनका जो मलबा होता है, उद्योगों से जो निकलता है ऐसा कचरा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो घरेलू ठोस अपशिष्ट होता है, हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट होता है, जो वो क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ें आती हैं जैसे हमारा इसमें आ गया खाद्य स्क्रैप, पैकेजिंग, कागज़, प्लास्टिक या फिर कुछ कांच के टुकड़े, कुछ घर पे जैसे कांच वगैरह टूट कुछ जाता है, ऐसी चीज़ें, धातु होती हैं किसी भी तरह की, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी जो घरेलू ठोस अपशिष्ट होते हैं उनमें आ जाती हैं। अब है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो घरेलू जो हमारा ठोस कचरा है उसका अच्छे से मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसमें अपशिष्ट उत्पादन को कम कर सकते हैं हम, पुनर्चक्रण कर सकते हैं उसका, और इसको खाद बनाने को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि इस तरह के जो कचरा है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, एक जगह पर इकट्ठा करके उसको खाद के रूप में यूज़ हम कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें दिया है, कई क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों, अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियों द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जाता है और निपटान के लिए भस्मक में ले जाया जाता है। यानी कि वहाँ पर इसको ले जाके अच्छे से मैनेजमेंट करके उस पर काम किया जाता है और उसको खाद बनाने में भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है, जो ये तो था घरेलू अपशिष्ट, अब आता है कुछ उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलते हैं वो सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इसमें क्या होता है, जो उद्योगों से निकलता है ठोस अपशिष्ट, जैसे कि निर्माण है, निर्माण और विध्वंस, यानी कि किसी चीज़ का टूटना और बनना। और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, धातु, प्लास्टिक, कांच, कागज़, लकड़ी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो उद्योगों में से निकलती हैं, इस तरह की चीज़ें जो उद्योगों का अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। यदि ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता तो क्या होता है, जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं हमारे ठोस अपशिष्ट, वो पर्यावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। अनुचित निपटान से मिट्टी, पानी और हवा का प्रदूषण हो सकता है और वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, वन्य जीवों के लिए भी और मानव स्वास्थ्य के लिए भी। औद्योगिक जो ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन है उसको करने के लिए अनेक प्रकार से उनको कम करने के लिए तकनीकों का हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि इनमें तकनीकें होती हैं भस्मीकरण करना और लैंड फिलिंग और कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग होता है खाद की प्रक्रिया से उसको गुजारना, खाद बनाना,
सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर नियम बनाने चाहिए, उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अब आता है इसमें कृषि मिट्टी, जो हमारी कृषि है उसका जो वेस्ट होता है, कृषि मिट्टी का जो अपशिष्ट होता है वो चीज़ें इसमें आती हैं। कृषि मिट्टी का अपशिष्ट उस मिट्टी को संदर्भित करता है, यानी कि उस मिट्टी को हम कहते हैं जो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशियों के द्वारा जो या फिर रसायन जो मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, तो वो होता है हमारा कृषि मिट्टी अपशिष्ट। इसमें क्या आता है, जैसे मोनोकल्चर है, अतिवृष्टि है और वनों की कटाई भी इसके परिणाम हो सकते हैं। जब कृषि मिट्टी खराब हो जाती है तो वह स्वस्थ पौधों के विकास का समर्थन करने की क्षमता खो देती है, यानी कि जब कृषि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो ऐसी शक्ति उसमें नहीं रहती है कि वो पौधों को जो बढ़ा पाए, उनका समर्थन कर सके, फसल की पैदावार को बढ़ा सके। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट आता है कृषि मिट्टी के कचरे को संबोधित करने के लिए क्या करना, किसान स्थायी कृषि पद्धतियों को अपना सकते हैं। उसमें क्या आता है, जैसे फसल चक्र है, जुताई है, फसल की जुताई की जाए, एकीकृत कीट प्रबंधन किया जाए। जो इस तरह के अभ्यास है ये मिट्टी के स्वास्थ्य को और उसकी जो क्षमता है उसको सुधार करने में हमारी मदद करते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल ठोस अपशिष्ट। बायोमेडिकल ठोस अपशिष्ट किसी भी अपशिष्ट को संदर्भ करता है जिसमें क्या आते हैं, हमारे निदान है, यानी कि डायग्नोज करना, उपचार करना, अनुसंधान सहित स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों के दौरान ये उत्पन्न होता है, जो कि संक्रामक एजेंटों से दूषित हो सकती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि आपको सीधा सा बस ये समझना है, बायोमेडिकल जो ठोस अपशिष्ट है उसमें जो हमारी डॉक्टरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सुई है, सिरिंज है, या फिर कुछ अन्य चाकू, कैंची, इस तरह के जो औजार हैं जो हमारे डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड हैं वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। साथ ही गैर संक्रामक सामग्री जैसे कागज, प्लास्टिक, रसायन, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बायोमेडिकल ठोस का उचित मैनेजमेंट करना जरूरी है। इसमें आता है हमारा बायोमेडिकल ठोस कचरे को उत्पादन के बिंदु पर अलग किया जाना चाहिए और इसके लिए लेबल किए गए उपयुक्त कंटेनरों में रखा जाना चाहिए। यानी कि जो बायोमेडिकल ठोस अपशिष्ट हैं हमारे, जैसे कि हम ज़्यादातर उसमें सुई और सिरिंज का यूज़ होता है, तो ऐसे जो अपशिष्ट हैं उनको नॉर्मल डस्टबिन में न डालकर अलग से उन पर लेबल लगा के रखना चाहिए कि इसमें बायोमेडिकल जो कचरा है वो ही डाला जाएगा, इसमें सुई सिरिंज का ही उपयोग किया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर डाली जाएंगी। तो उनको अलग से डाला जाए, अलग से कंटेनरों में उनको रखा जाए। और जो ये कंटेनर है कैसे होने चाहिए, लीक प्रूफ होने चाहिए और इनमें पंचर इत्यादि की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार एकत्र करने के बाद, यानी कि यदि एक बार उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो कचरे को अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त अपशिष्ट जो मैनेजमेंट सुविधा है उनके द्वारा अच्छे से उपचारित किया जाना चाहिए। और इसमें भी इसकी प्रक्रिया दी हुई है, भस्मीकरण के द्वारा, ऑटोक्लेविंग या नसबंदी और कीटाणु शोधन के अन्य तरीके इसमें हमारे शामिल हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बायोमेडिकल जो है हमारे ठोस अपशिष्ट वो सुरक्षित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना होना बहुत ज़रूरी है। इस योजना में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, उचित प्रबंधन, यानी कि हमें उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, कचरे का जो भंडारण है वो होना चाहिए, नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अच्छे से किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इसमें ठोस अपशिष्ट का निपटान। ये कैसे होता है, ठोस कचरे का निपटान अवांछित और संभावित रूप से हानिकारक सामग्रियों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे सामान्य तौर पर कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे कि लैंडफिल है, भस्मीकरण है, इस तरह की जो क्रियाएं हैं इनके द्वारा हम उसको कर सकते हैं मैनेज। लैंडफिल है ठोस अपशिष्ट निपटान का सबसे अच्छा आम तरीका है। लैंडफिल भूमि के बड़े क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से कचरे को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए, यानी कि इनको कचरे का मैनेजमेंट करने के लिए ही लैंडफिल को बनाया गया है। आसपास की मिट्टी और भूजल के प्रदूषित होने से भूजल को रोकने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट आती है इसमें हमारी भस्मीकरण की प्रक्रिया। भस्मीकरण में क्या होता है, इस विधि में ठोस अपशिष्ट को उच्च तापमान, भस्मीकरण, भस्म मतलब जला देना, किसी चीज़ को भस्म कर देना, तो इसमें जो कचरा है उसको हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है और उसमें से जो राख और गैस है उसके द्वारा इसको प्रवर्तित किया जाता है, यानी कि उसको जलाकर राख में और गैस में बदल दिया जाता है।
राख को फिर एक लैंडफिल में निपटाया जाता है, जबकि गैसों को वातावरण में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाता है, और जो उससे गैस निकलती है उसको वातावरण में छोड़ने से पहले शुद्ध रूप में ला दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण में क्या होता है, ठोस अपशिष्ट को नए उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है। पुनर्चक्रण का मतलब है कि जो अपशिष्ट पहले था उसको इसमें ठोस अपशिष्ट के रूप में दूसरा रूप दे दिया जाता है। जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। नेक्स्ट आता है कंपोस्टिंग, यानी कि खाद के द्वारा इसको खाद में बनाकर, इस विधि में पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी के संशोधन में कार्बनिक कचरे जैसे भोजन और यार्ड कचरे को तोड़ना शामिल है। कंपोस्टिंग जैविक कचरे के निपटान का एक पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आता है खतरनाक अपशिष्ट निपटान। इसमें क्या होता है, ये भी एक अच्छा ठोस अपशिष्ट का प्रकार है जो कि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है। इसमें बैटरी, कीटनाशक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है वो चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बैटरी, कीटनाशक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ई कचरा, ई वेस्ट होता है जो। ई वेस्ट में क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो भी चीज़ें जैसे हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी इत्यादि, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सामान होता है उसके लिए मैनेज करना, चीज़ों को मैनेजमेंट करना उस तरह के कचरे का, जिसमें कि सीसा है, पारा है, कैडमियम है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनको मैनेज करना यहाँ पर आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट में। जैसे इसमें दिया है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानव गतिविधियों द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान को संदर्भित करता है। ई कचरा, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कहते हैं, एक प्रकार का कचरा है जो कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनसे उत्पन्न होता है। यानी कि इसमें आते हैं जैसे हमारे सीसा, मरकरी, पारा इत्यादि हैं जो जहरीले और खतरनाक पदार्थ होते हैं जो ठीक से प्रबंधित न होने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। ई कचरे के प्रबंधन के लिए पहला कदम टिकाऊ और मरम्मत योग्य उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ई कचरे के उत्पादन को कम करना है। दूसरा कदम क्या हो सकता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके घटकों को विघटित करके अलग अलग कचरे को रिसाइकिल करना। यानी कि किसी चीज़ के, जैसे कोई फ़ोन है तो उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग से उसमें डाला जाए, अलग अलग तरीके से उसको विघटित करके सारे पार्ट्स को अलग डिवाइड करके उनका मैनेजमेंट किया जाए। तीसरा कदम इसमें हो सकता है जिसे भस्मीकरण प्रक्रिया हो सकती है, लैंड फिलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी ई कचरे के प्रबंधन के लिए अनेक तरह की नीतियां और कानून बना रहे हैं, लागू कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया है, यूरोपीय संघ ने वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डायरेक्टिव पेश किया है जो ई वेस्ट के प्रबंधन के लिए विशिष्ट नियम निर्धारित करता है। इस तरह जो खतरनाक कचरा है उसको हम समाप्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आता है, यही हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, कंप्यूटर, टीवी, फ़ोन इत्यादि जो भी चीज़ें हैं। ई कचरा प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित संचालन से, निपटान से और पुनर्चक्रण को संदर्भित करता है। यानी कि इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ई कचरे के उचित निपटान के लिए गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं। इसमें क्या आते हैं, वही चीज़ें हमारी सीसा, पारा और जो कैडमियम है, ऐसे जहरीले पदार्थ हैं, ये आ जाते हैं। इसमें अक्सर मूल्यवान सामग्रियाँ होती हैं जिन्हें पुनर्नवीकरणीय किया जा सकता है। ई कचरे के प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुनः उपयोग क्या होना चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको दोबारा से यूज़ किया जाए। मरम्मत को बढ़ावा देकर फेंके जाने वाले जो उपकरण हैं उनकी मात्रा को कम किया जाना चाहिए। यानी कि घर में या फिर हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम टूटते ही फेंक देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों को दोबारा से ठीक करवा कर उनको हमें यूज़ करना चाहिए। जब उपकरण काम नहीं कर रही हों तो उनका उचित तरीके से निपटान, यानी कि वो चीज़ बिल्कुल जब ख़राब हो जाए तभी हम उसको अपने यूज़ से बाहर करें। नेक्स्ट है जिम्मेदार ई कचरे के निपटान के लिए
और पुनर्चक्रण की प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाए, नियम नीतियाँ बनाई जाए, उनको लागू किया जाए और जो इनकी मरम्मत है, रिसाइकल है, उस प्रक्रिया से इनको गुजारा जाए। अब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ जो हमारे मूल्यवान संसाधन हैं उनके संरक्षण के लिए जो उचित तरीके से है ई वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।